आज के टाइम में धंधा शुरू करना और जो आपने 45 साल पहले धंधा शुरू किया था, कितना डिफरेंस है और क्या आज चैलेंजिंग है क्योंकि इतने सारे ब्रांड हैं? आज धंधा बहुत इजी है। धंधे के लिए सबसे एक ही चीज है, आदमी की स्वयं की मेहनत वो कितनी करना चाहता है। 65 की एज में मैं आज भी 11 घंटे काम करता हूँ। जब काम चालू करा था 3x5 का एक छोटा सा खोखा था, तो हम लोग साइकिलों पे माल बेचा करते। कैसे डिसाइड करते हो आपके कितना स्टॉक रखना है, क्या उसका प्राइसिंग होगा और दोबारा रीस्टॉक कैसे करना है? और आपको कभी कुछ ऐसा चैलेंज आया, धंधा शायद बंद ना करना पड़ जाए? स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की एक स्लोगन है, बेचने जाओ बिकता नहीं, लेने जाओ मिलता नहीं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फाइंड अ वे। ये एक नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं और एक लेजेंडरी फिगर हमारे साथ बैठे हैं, यशवंत अंकल, जो महावीर स्पोर्ट्स इंदौर में ये 45 साल से काम कर रहे हैं। और इस सीरीज के थ्रू जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी दुकानदार हैं, जिनकी ड्रीम्स है, उनके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि अंकल का जो एक्सपीरियंस है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मेरे बुजुर्गों के साथ अंकल के साथ बहुत कमाल की एक्सपीरियंसेस हैं। अभी हम बात कर रहे थे इस पॉडकास्ट से पहले। अंकल, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम निकालने के लिए और हमारे पास अपना एक्सपीरियंस। आपका आने का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल में बहुत, अब मैं आता रहूँगा हर साल, आपसे इतना कुछ सीखने को मिला है मुझे। सिर्फ आधे घंटे में आपके साथ लाया था। तो अंकल, पहले ये जानना चाहूँगा कि ये अब तो महावीर स्पोर्ट्स इंदौर में 4 शोरूम है, शुरुआत कैसे हुई थी? मेरी शुरुआत स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में बहुत छोटे रूप में हुई थी। सिर्फ हम शुरुआत में बैडमिंटन रैकेट और शटलकॉक से काम चालू करा था। उस टाइम पे इतनी डिमांड नहीं हुआ करती थी, इतनी इजीली स्पोर्ट्स बूट्स नहीं मिलते थे। भाई जलंधर जाओ, जलंधर से लाओ, मेरठ जाओ, मेरठ से लाओ। उस समय में कम्युनिकेशन नहीं हुआ करते थे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ करते थे, तो बड़ा मुश्किल होता था। मोबाइल तो बहुत दूर की बात, लैंडलाइन भी लोगों के पास पीपी हुआ करते थे। किसी 500 मीटर दूरी पे किसी का पीपी था, किसी का 1000 दूरी पे था। तो काम बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल था उस समय काम करना। और उस समय काम जमाना, उसमें लेबर जॉब हुआ करता था। हम लोगों ने इतनी लेबर करी, आज तो उतना उसका जो नई जनरेशन है उसका 5% भी नहीं करती है। हमारे पास सहूलतें हैं, वो मोबाइल पे ऑर्डर ले लो, व्हाट्सएप पे ले लो। वो अब पैसे लेते नहीं हुआ करती थी। तो उस समय करा हुआ काम, अब उसी एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाते हुए जो नई जनरेशन आ रही है, अब उस समय ये हुआ करता था कि घर में 7-6 बच्चे, 5 बच्चे, 4 बच्चे हुआ करते थे। और गेम्स का एक सामान हुआ करता था, वो एक मोहल्ले में दिखे किसी के पास क्रिकेट बैट आ जाता था या बैडमिंटन रैकेट आ जाता था, तो पूरा मोहल्ला देखने आता था, और इसके पास रैकेट है, इसके पास क्रिकेट बैट है। और आज के ज़माने में घर में एक बच्चा तो 8 गेम है उसके पास। उसको फुटबॉल भी चाहिए, बैडमिंटन भी चाहिए, स्केटिंग भी चाहिए, क्रिकेट भी चाहिए। तो जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, उस समय समय स्पोर्ट्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही। 83 जो वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था क्रिकेट का, तो उससे एक स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को बूस्ट मिला था। वही एक ऐसा क्षण था जिसने स्पोर्ट्स को फिर से, स्पोर्ट्स को जिंदा करा। शायद 83 में वर्ल्ड कप कपिल देव ने ना जीता होता तो आज स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जगह ना खड़ी थी, ना इतना ख्वाब हुआ करते थे। आज ये जैसा प्लेयर है कोई, भाई कोहली हो गए, रोहित हो गए, या सुमन गिल हो गए, पीछे की जनरेशन में धोनी हो गए, सनी जी गावस्कर साहब हो गए, सचिन सर हो गए। तो ये लोग इसीलिए आज जाने जा रहे हैं कि 83 का वर्ल्ड कप जीता हम लोगों ने, और इसीलिए क्रिकेट में पैसा आया, इतने ड्रीम आए क्रिकेट में। अब जैसे बच्चियों तो वर्ल्ड कप जीता, वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता, बिल्कुल। तो आज वुमेन्स में होप जग गई। अब आप देखना कि आने कई सालों में वुमेन्स क्रिकेट कहाँ से कहाँ जाएगा। आज अंडर 19 वर्ल्ड कप होता है, बिल्कुल। तो हर पेरेंट जाता है, हर अंडर 19 की टीम बनती है, अंडर 13 की टीम बनती है, तो पेरेंट जाता है कि मेरा बच्चा इसमें खेले। अब लीड्स आने लग गई। भाई पहले तो क्रिकेट की लीग थी, अब बैडमिंटन की चालू हो गई, फुटबॉल की चालू हो गई, कबड्डी चालू हो गई, हॉकी की चालू हो गई।
तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को इन चीज़ों से बहुत बूस्टअप मिल रहा है, और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का आने वाला भविष्य इससे लाखों गुना बढ़ चढ़ के आएगा। उससे जुड़े हुए लोग जो भी इसमें मेहनत करके अपना ब्रांड बनाएंगे वो स्टेब्लिश होते ही रहेंगे। वाह अंकल। अंकल मेरा सवाल ये है कि आज के टाइम में धंधा शुरू करना और जो आपने 45 साल पहले धंधा शुरू किया था, कितना डिफरेंस है? और क्या आज चैलेंजिंग है क्योंकि इतने सारे ब्रांड हैं और इतने सारे शॉपकीपर भी खुल खुल चुके हैं? तो जो कोई भी अगर इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, तो जो आज धंधा खोलना चाहता है, तो उसको क्या चीजें ध्यान में रखनी आज चाहिए? आज धंधा बहुत इजी है। पहले तक टिपिकल हुआ करता था कि यदि आज हमको उस समय, जैसे उस समय के स्टेब्लिश ब्रांड हुआ करते थे, हम नाम लेते BDM, बासवेल पाया, HR महाजन, एक साइमन ब्रांड होता था, एस व्हीलर कंपनी इलाहाबाद का। तो ये जो पुराने ब्रांड थे, इन लोगों के पास उतना प्रोडक्शन नहीं था, इतनी उनकी प्रोडक्शन की सुविधाएं नहीं थी, उतनी उन लोगों के पास मशीनरियाँ नहीं थी। आजकल हर ब्रांड के पास अपनी अपनी सुविधा हो गई, अपनी मशीनरियाँ हो गई, अपनी टेक्नोलॉजी आ गई। अभी एक नई टेक्नोलॉजी में देख के आया था, क्रिकेट बॉल बनाने की, लेदर बॉल की, कि पहले तो हाथ से पॉलिश हुआ करती थी, हाथ से सिलाई होती थी। अभी नई टेक्नोलॉजी आ गई कि बॉल को मशीन से सिल रही है, मशीन से कट रही है, मशीन से पॉलिश हो रही है, मशीन से स्प्रे हो रहा है, मशीन से ड्राइंग हो रही है। तो अब टेक्नोलॉजी आ जाने से इंडस्ट्री में बहुत इजी हो गया है। वो व्यापार भी इसलिए इजी हो गया, आपका जो मेन प्रश्न था कि व्यापार इजी है कि टफ है, अब बहुत इजी है। कि मैंने एक सीधा सा उदाहरण दिया था आपको कि पहले घर में 4 बच्चे होते थे, एक गेम का सामान नहीं होता था। आज एक बच्चा होता है, घर में 4 सामान होता है। और मार्केटिंग इतना हो चुका है हर चीज का कि हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा बैडमिंटन में आगे बढ़ जाए, कोई सोचता है मेरा क्रिकेट में बन जाए, आगे बढ़ जाए, क्योंकि हर जगह पैसा आ गया है। देख सीधी सी बात, पहले क्या होता था कि बुजुर्ग क्या कहते थे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे होशियार, खेलोगे कूदोगे तो बनेगा गंवार। अब उल्टा हो गया, साला 8वीं फेल आदमी, आप नाम नहीं लूंगा किसी भी बड़े लेजेंडरी का, बताओ कितने बड़े, कई लेजेंडरी अपनी इंडस्ट्री, क्रिकेट इंडस्ट्री में, बैडमिंटन में कितने लेजेंडरी हैं। कोई 10th फेल है, कोई 11th फेल है, कोई 8th फेल है, पर आज कितने बड़े लोग हैं वो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कितने बड़े। तो जरूरी नहीं कि पढ़ाई करना, आदमी यदि अपना करियर बनाना चाहता है तो गेम में भी बना सकता है, तो बना रहे हैं कई लोग। अब धंधे के लिए भी सेम है क्या अंकल? पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं, धंधे के लिए एक्सपीरियंस सेम है। तो प्रैक्टिस? धंधे के लिए सबसे एक ही चीज है कि आदमी की स्वयं की मेहनत वो कितनी करना चाहता है। यदि आज मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को 45 साल हो गए काम करते हो, आज भी 65 की एज में मैं आज भी 11 घंटे काम करता हूँ। सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, ये चीजें, छोटी मोटी चीजें हमारे लिए मायने ही नहीं रखती। आज की नई जनरेशन को जरा सा बुखार चढ़ गया, 3 दिन दुकान नहीं जाएगी। मैं हमको आज ये है कि यदि जरा बुखार भी चढ़ रहा है, कोई बात नहीं, एक क्रोसिन खा लो, एक स्वेटर ज्यादा डाल लो, चलो दुकान तो काम करना है। क्या? और शुरू जब किया था तब भी अंकल इतना ही घंटे काम करते थे कि इससे ज्यादा करते? इससे ज्यादा हमने 18 19 घंटे काम करा। हमने उस समय वो काम करा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हम आधी आधी घंटे, जब साधन इतने नहीं हुआ करते थे, हम जैसे उदाहरण के लिए देते हैं, जब हमको दिल्ली चांदनी चौक से हमको बस अड्डे जाना होता था, तो हम सोचते थे कि चलो पैदल ही चले जाते हैं बस स्टैंड, क्योंकि बस अड्डे से हमको मेरठ जाना हुआ करता था। तो इसी प्रकार जैसे हमको जालंधर जाना हुआ करता था, हम यहाँ से दिल्ली जाते थे, दिल्ली इंदौर से डायरेक्ट जालंधर ट्रेन नहीं होती थी, दिल्ली जाते थे, दिल्ली सुबह पहुंचते थे 10 बजे, फिर वहां से ट्रेन पकड़ते थे, तो शाम को 6 बजे जालंधर पहुंचते थे। तो उस समय बहुत ज्यादा टफ था। अब तो बहुत ईजी है, सिर्फ आदमी 11 घंटे 10 घंटे मेहनत करके चाहे तो अपने व्यापार को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकता है। और अभी इसको बहुत है इंडस्ट्री में। ये लोग सोचते हैं कि इस गांव में इतने शहर, इस शहर में इतनी दुकानें हो गई, इस दुकान में इतनी हो गई, कोई जरूरी नहीं। आप नई भी डालना चाहेंगे, नया शॉप डालना चाहेंगे, आप थोड़ी मेहनत करें, आपका शॉप इजीली चलेगा। सिर्फ ईमानदारी इसमें है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपको जो भी प्रोडक्ट बेचो, ईमानदारी से बेचो, डुप्लीकेट प्रोडक्ट मत बेचो। जिस कंपनी से काम कर रहे हो भाई, आप उदाहरण के लिए कई ब्रांड है हमारे, SG है, SS है, निविया है, विक्की है, जो भी 100 है, लिलिन है, योनेक्स है,
जो भी ब्रांड है, वर्सेंट है। वर्सेंट है, जो भी आपके ब्रांड आ रहे हैं, जैसे भी नया ब्रांड वर्सेंट आ रहा है हमारे पास, हमारे परिवार के लोगों का, कोहली फैमिली का आएगा, तो वो ब्रांड भी वो इतनी ईमानदारी से ला रहे हैं। और यदि वो भी इतनी मेहनत करेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि वो SGSS के बराबर ना आ पाए। और उन सभी को बात सीधी सीधी बात है, सिर्फ मेहनत, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। अंकल आपने आप यहीं से शुरू किया था आपने महावीर स्पोर्ट्स? नहीं, मैंने जो काम करा था तो मेरी हिस्ट्री तो बहुत, कैसे किया? कि मेरी 5 बाई ये समझ लें कि 3 बाई 5 का एक छोटा सा खोखा था, उससे काम करा था। और उससे हम लोग जब काम चालू करा था तो हम लोग साइकिलों पे माल बेचा करते थे, शहर में? शहर में। इतना बजट किया, कितना सोचा था कि ये गेम रखेंगे, कैसे? नहीं, हमने शुरुआत करी थी शटलकॉक बैडमिंटन से, फिर धीरे धीरे हमने उसको डेवलप करा, कार्बान बेचना शुरू करी, कार्बाल के साथ हमने रबर बॉल बेचना शुरू करी, रबर बॉल के बाद फिर हमने जो वाइट बुट के क्रिकेट बैट, छोटे 1-2 1-2 नंबर के बैट होते वो स्टार्ट करे। फिर फर्स्ट टाइम इन इंडिया मैंने MP में हमने बास करके एक ब्रांड है, बास एम्पायर, इनका क्रिकेट बैट आता था जो लेदर बॉल से खेला जाता था। उस बैट का नाम था स्वान स्टोकी एंड ब्रीज अटैक, और ये टेरी कवर के लगे हुए बल्ले हुआ करते थे। ये इतना मजबूत होते थे कि टूटते ही नहीं थे। उससे हमने इसको चालू करा। जो आपने शुरू किया था वो बास का ही, हमारा ही जो हमारे पिताजी और बुजुर्गों का। हाँ, आपके परिवार का ही है वो। और वो काफी उस समय इंडस्ट्री में ये पहले लोग थे, कुछ चंद लोगों को हुआ करते थे, चंद मतलब गिनती उंगली पे गिना जाए। जब SG ना था, SS तो पैदा ही नहीं हुआ था। SS तो मतलब पैदा ही हुआ है, बच्चा होगा SS 45 साल पहले। SG भी डेवलप पे थे, पर डेवलप ब्रांड जो थे वो समय थे बास वेम्पायर, BDM और HR महाजन और साइमंड्स। ये 4 ब्रांड उस समय इंडस्ट्री में थे, जो भी चारों गायब है। अंकल एज अ शॉपकीपर आपको कभी कुछ ऐसा चैलेंज आया कि यार बहुत मुश्किल लग रहा है, धंधा शायद बंद ना करना पड़ जाए, ऐसा कभी होता होगा? नहीं, ये इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की एक स्लोगन है, ऐसे? स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का आप हमेशा ध्यान रखना, बेचने जाओ बिकता नहीं, लेने जाओ मिलता नहीं। ओके। उसका सीधा से इस इंडस्ट्री में जब चाल चलती है तो ऐसी भेड़ चाल चलती है कि हमने कई कई दिन ऐसे देखे हैं, कई बार ऐसा देखा है कि साला टूटा बैडमिंटन रैकेट भी बिक जाएगा, टूटा कैरम बोर्ड भी बिक जाएगा, कैसे भी बैट क्रिकेट के पड़े बिक जाएंगे, जंग खाया हो स्केट से वो भी बिक जाएगा। और जब चाल चलती तो ऐसा चलता है भेड़ चाल। हमने खुद ने अपनी आंखों से देखा है, बैडमिंटन की तेजी, स्केटिंग की तेजी, कार्कबॉल की तेजी, कैरम बोर्डों की तेजी, क्रिकेट बैट की तेजी। कई बार ऐसा हुआ क्रिकेट किट की तेजी। कस्टमर कहता जो वो दे दो, जो हो वो दे दो, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो अभी आ रही धीरे धीरे ही। अभी भी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है। आज भी इस इंडस्ट्री में मेन पावर की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप ये समझ लो कि इसमें मशीनरी से काम चल जाएगा, नहीं। तो मशीनरी कई चीजों में आ रही है, पर फुल्ली फ्लेज्ड मशीनरी इसमें कभी इस इंडस्ट्री को जिंदा रख ही नहीं सकती। कोई कुछ भी कर ले, मेन पावर की जरूरत पड़ती है। अच्छा, होता क्या है कि जो नॉर्थ का रीजन है, मेरठ हो गया, जालंधर हो गया, ये आसपास का इलाका, ये 3-4 महीने ठंडों में तो बिल्कुल हालत खराब हो जाती है। जालंधर में बेसिकली और मेरठ में, गर्मियों में मेरठ में हालत खराब हो जाती है। इतनी गर्मी पड़ती है तो आदमी काम नहीं करता है, ठंडे इतनी पड़ती है कि काम नहीं होता है। कुछ जो मेरठ इंडस्ट्री है वो कई तीज त्योहारों से ग्रसित है, क्योंकि इसमें हमारे मोमेडियन भाई काफी लगे रहते हैं। तो मोमेडियन भाइयों के लगे रहने से भाई रमजान आ गई, तो रमजान में 1.5 महीने काम नहीं होएगा। ईद आ गई, ईद 10 दिन काम नहीं होएगा। हिंदू भाइयों का त्योहार है, दिवाली है, तो लेबर क्लास है, तो लेबर क्लास की छुट्टी
मालिकों से ज्यादा होती है। मालिक तो दो एक दिन में त्योहार बना के दुकान पे आ जाता है, लेबर जाके, लेबर को यदि दिवाली की छुट्टी चाहिए तो 10-15 दिन चाहिए, ईद की चाहिए तो 15 दिन चाहिए। गाँव में चले गए कहीं। गाँव में चले गए। अच्छा, दिहाड़ी मजदूर हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, और भी कई छोटे छोटे स्टेट के लोग हैं। मैं किसी स्टेट को छोटा बड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ, और वहाँ के लोग जो बाहर के लोग रहते हैं, बंगाल के भी हैं, वो अपने बंगाल चले गए। तो लेबर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। इस वजह से ये इंडस्ट्री में जब समय पे माल चाहो तब समय पर माल नहीं मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि बेचने जाओ, जब सीजन नहीं चलेगा तो बिकता नहीं है, वो सीजन चल गया तो माल नहीं मिलता है। बेचने जाओ बिकता नहीं, खरीदने जाओ मिलता नहीं। तो अंकल आप छोटे से जब आप स्केल कर रहे थे आपका धंधा और बढ़िया चलना शुरू हो गया, छोटे से शुरू किया, साइकिल पे पूरे शहर में आपने बेचना शुरू किया, और जब आपको कैसे समझ आया कि इसको स्केल में ऐसे कर सकता हूँ, कोई रिस्क लिया आपने? नहीं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में रिस्क फैक्टर तो बहुत बड़ा फैक्टर है। इसमें यह है कि आज आपने वही माल खरीद के रख लिया, मालूम पड़ा 6 महीने नहीं बिक रहा है। अब आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, रिस्क के साथ पैसेंस बिजनेस है। आपने कहा अभी बंद करना सोचना पड़ता है, तो वो जब जो जितना पैसेंस हट जाएगा वो जीत जाएगा। और जिसने पैसेंस खो दिया कि भाई मेरे पास अब पैसेंस नहीं है मेरे पास, तो मैं बंद करूँ, तो ऐसा नहीं है। आप पैसेंस रखो। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आज आपको 10 का नुकसान दे रही, तो हो सकता है किसी दिन एक दिन में आपको 100 का फायदा दे दे। वो साफ सुथरी इंडस्ट्री है, साफ सुथरा बिजनेस है। ईमानदारी से करोगे तो नाम भी बनता है, इज्जत भी मिलती है, आप पैसा भी बनता है। अंकल आपने इतना नाम जो कमाया है अपनी फील्ड में, आपको क्या लगता है कि क्या अच्छी चीज़ें आपने करी अपनी जर्नी में? नहीं, मेरी जर्नी में तो सीधा सीधा करना, ऑनेस्टली द बेस्ट पॉलिसी, हमेशा ईमानदारी से अपने व्यापार के प्रति। वर्क इज वार्शिप। यदि आप अपने कार्य को ही भगवान की पूजा समझते हो तो आप जीत जाओगे। आप ईमानदारी से काम करो, अपना प्रॉफिट, एक जो रीजनेबल ईमानदारी प्रॉफिट है उससे बिजनेस करो। किसी भी प्रकार की गंदगी में विश्वास मत करो, किसी डुप्लीकेसी में विश्वास मत करो। जो एक बड़ा ब्रांड मेहनत करके अपना ब्रांड बना रहा है, कोई भी ब्रांड हो, अपना ब्रांड बना रहा है मेहनत करके, वो अपना नाम कमा रहा है, आपको क्या राइट्स है, आपको किसने राइट दिया है कि आप उसके नाम की डुप्लीकेसी करो? उसके नाम की डुप्लीकेसी करके वो आप क्या कर रहे हो कि आप तो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, पर गलत माल बना के, गलत माल को उसके नाम से बेच के उसके नाम को भी खराब कर रहे हो। तो आपको ये राइट्स नहीं है आप किसी के नाम को खराब करो। आप अपना प्रॉफिट कमाने के लिए दूसरे के नाम को खराब करने का आपको राइट नहीं है। आपको पैसा कमाना है तो बहुत धंधे हैं, बहुत धंधे दुनिया में। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप ये क्या करो, बहुत दो नंबर के धंधे, वो आपकी सोच। और गंदगी करना तो उधर जाके करो ना। हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को साफ सुथरा रहने दो, इसे बदनाम मत। वाह अंकल, आप कैसे डिसाइड करते हो, क्योंकि इतने सारे बैंड्स, पहले तो 4 ही थे पर धीरे धीरे फिर 8 हुए, फिर 12 हुए, अब हर फील्ड के ही इतने सारे ब्रांड्स हैं, तो आपकी टीम या आप खुद डिसाइड करते हैं कि इस इतने ब्रांड्स के साथ काम करना है, कि आप मल्टी ब्रांड कोई लिमिट नहीं रखते हैं? नहीं नहीं, नो लिमिट गेम तो इसमें खराब काम है। लिमिट तो रखना पड़ेगी। जो प्रोडक्ट यदि आप क्रिकेट में जाते हो, भाई क्रिकेट में भी 5-7 ब्रांड हो गए जिनके साथ आप काम कर सकते हो। अब 50 तो और आदमी, देखिए जलंधर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, मेरठ इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे इतने ब्रांड तो पैदा हो ही रहे हैं। हर आदमी चाहता है कि मेरा ब्रांड चले, पर हर दुकानदार हर ब्रांड को नहीं बेच सकता है। तो ये तो आपको सोचना है कि मेरे को कौन सा ब्रांड रख के चलाना है। उसके पीछे रीजन रहता है कि उस ब्रांड की खुद की क्वालिटी, कि इस ब्रांड की कैसी क्वालिटी है, उस ब्रांड से जुड़े हुए लोग कैसे हैं। उसकी सबसे बड़ी बात है कि उस ब्रांड का प्रोडक्शन कितना है, सप्लाई कितनी है। यदि आप किसी ब्रांड को चला देते हैं, उसका प्रोडक्शन नहीं है, उसकी सप्लाई नहीं है, सीजन का टाइम आया, आपने उससे कहा भाई XYZ क्वांटिटी में, क्वांटिटी इसलिए डिस्क्लोज नहीं करता हूँ कि कोई कोई भी भाई
नया दुकानदार होगा और उसके आगे मैं बोलूँगा कि भाई 1000 पीस 2000 पीस या 10,000 पीस, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो भी आपकी XYZ क्वांटिटी यदि वो नहीं दे पा रहा है तो वो ब्रांड को चलाने से मतलब नहीं है। फिर वो छोटा ब्रांड जो होता है कुछ लिमिटेड एरिया में हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप चले जाओ तो मेरठ के आप बनारस के पास चले जाओ तो कोई ब्रांड बनारस के साइड चलता है। आप कलकत्ता की साइड चले जाओ तो कुछ ब्रांड कलकत्ता साइड चलता है। आप अहमदाबाद के साइड चले जाओ तो कुछ ब्रांड अहमदाबाद के साइड चल। तो एक एरिया ब्रांड होता है और एक नेशनल ब्रांड होता है। तो जो एरिया ब्रांड रहता है वो एरिया में चलते हैं, वो जो नेशनल ब्रांड होते हैं पूरे नेशनल पूरे देश में चलते हैं। तो ये क्लास अलग करना पड़ेगी आपको। एरिया ब्रांड अपने एरिया में बिकते हैं तो आप उस एरिया में हो तो उस ब्रांड को भी चलाओ, नेशनल ब्रांड को भी चलाओ। आप ये नहीं कर सकते हो कि सारे जो एरिया ब्रांड है वो अपन एक सब भी रख लो नेशनल भी रख लो, ऐसा नहीं। वो एरिया ब्रांड को एक दो एरिया ब्रांड रख लियो, बाकी नेशनल ब्रांड वो चल जाते हैं। मतलब एक सबसे बड़ा धंधे का जो पॉइंट है वो है ट्रस्ट। तो महावीर स्पोर्ट्स ने कस्टमर का ट्रस्ट कैसे जीता? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा कि महावीर स्पोर्ट ने ट्रस्ट कैसे जीता। उसका सिंपल सा उदाहरण है, कोई भी चीज आपको, मैंने बहुत टाइम से कहता आ रहा हूँ कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो कस्टमर ने ट्रस्ट इसलिए जीता है कि वो ये एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि हम बाजार में रोटी खाने जाते हैं तो एक ढाबा भी होता है, एक गली की छोटी दुकान भी होती है और एक बड़ा 5 स्टार होटल भी होता है और उससे नीचे 3 स्टार होटल भी होता है। तो हर क्राइटेरिया का कस्टमर हर जगह खाने जाता है, पर जो एक मध्यम वर्गीय कस्टमर होता है वो एक कम बजट में वो कोई अच्छी चीज लेना चाहता है या अच्छा खाना चाहता है, तो एक वो मध्यम वर्गीय ब्रांड को ही पसंद करता है कि भाई। तो महावीर स्पोर्ट्स शुरू से एक मध्यम वर्गीय जो कस्टमर रहा है, मिडिल क्लास कस्टमर रहा है, उसके बेस बिजनेस करना शुरू करा है। तो उसका ट्रस्ट हम पे इसलिए करता गया कि हमने हमेशा रीजनेबल दाम पे और अपनी मेहनत से जाके जालंधर में मेरठ में उस टाइप की क्वालिटियाँ डेवलप करी कि जो क्वालिटी उदाहरण के लिए दूसरे दुकानदार 300 रुपये में बेच रहे थे, वही क्वालिटी हमने लाके उनके प्रॉफिट को हम टच नहीं कर रहे हैं, हमने उसके कई गुना कम में वो अच्छा प्रोडक्ट दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारे प्रोडक्ट में क्या होता है, एक आपको छोटा सा आइडिया बताता हूँ। एक ये शर्ट पहना हूं मैं उदाहरण के लिए, शर्ट में कपड़ा वही लग रहा है। आपने 150 मीटर का कपड़ा लिया तो उसमें 2 मीटर कपड़ा लगा तो 300 रुपये का कपड़ा लग रहा, बराबर है, ठीक है। उसमें बटन भी वही लग रहा है, 20 रुपये का बटन का सेट लग रहा है तो बटन का सेट लग रहा है, बराबर है जी। उसकी कटिंग भी वही लग रही है, जो एक अच्छा मास्टर काटता है 20 रुपये से 30 रुपये से वो कट। अब वही शर्ट 600 में पड़ के 1500 में कैसे बिके, और वही शर्ट 625 में होके 900 में कैसे बिके। तो ये फर्क रहा है कि हम जब भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें ये कहते हैं भाई तू ये बैडमिंटन रैकेट बना रहा है तो इसमें जो हैंडल पे तू मोबिकोल फेविकोल लगा रहा है वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी का लगा दे, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, तेरे को 15 पैसे का मोबिकोल ज्यादा लगेगा। जो प्लास्टिक की केप तू लगा रहा है ये 30 पैसे की लगा रहा है तो 45 पैसे की लगा दे। तू जो ग्रिप लगा रहा है ये 50 पैसे की लगा रहा है तो 75 पैसे की लगा दे। ऊपर जो निप्पल जो पिनाता है वो निप्पल का सेट तेरे को पड़ता है 6 रुपए का, तो 6 की जगह 9। अब एक रैकेट में ये छोटा 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 करते हुए एक रैकेट में 25 रुपए का फर्क आ गया। अब वही रैकेट मेरे पास पड़ा 125 रुपए का और वही दूसरा दुकानदार खरीदता, वो कहता है कि 100 रुपए का, मैंने 100 को 125 करवाया। वो जो दूसरा दुकानदार खरीदता वो कहता 100 का मत दे मेरे को 75 का कर। तो वो क्या करेगा, इन्हीं चीजों में घटिया 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 लगा कर रख देगा। अब जब कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट पहुंचा तो वो जो मैंने 125 का प्रोडक्ट 175 में बेच दिया एग्जाम्पल के लिए। अब वो बंदे ने 75 रुपए का बनवा के यदि वो 125 में भी बेचेगा तो उसका नहीं बिकेगा, और जो कस्टमर खरीद रहा है उसके 125 रुपये खराब चले गए। और मैंने क्या करा कि मैंने 125 का माल खरीद के 175 दिया तो मेरे प्रोडक्शन का 175 रुपये में आया।
तो कस्टमर उससे 500 रुपये वसूल कर रहा है, 600 रुपये वसूल कर रहा है, इतने साल खेल रहा है। वो जो 125 का रैकेट है वो उसका 15 दिन नहीं चलता है। तो हमारे व्यापार का तरीका ये रहा, इसलिए ट्रस्ट करता महावीर स्पोर्ट में कि हम क्वालिटी को रीजनेबल दाम पे लाके कंट्रोल करके बेचते हैं। हम किसी कंपनी से भी काम कराते हैं, ऐसा नहीं कि आंख मीच के चलेगा भी एचजी बहुत बड़ा ब्रांड हो गया या फलाना बहुत बड़ा ब्रांड हो गया या डिमका बहुत ब्रांड हो गया, नहीं। हम उनके ब्रांड पे भी जाके उनसे भी कहते हैं कि आपकी ये कमजोरी है, इसको ऐसा करो वैसा करो। आज हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, यदि इंग्लिश बोलो हम बल्ले लाते खरीदते हैं खुद, तो हम खुद मेहनत करते हैं, फ्लाइट से जाते हैं हम वहाँ पे खुद जाके, हमारा स्टाफ जाता है, मेरा बेटा खुद जाता है, वो एक एक बल्ला चाटता है। अब यदि हम कंपनी को फोन कर दें कि तू 50 बल्ले बेच दे, तो वो तो बेच देगी, बराबर। अब वो हम 200 बल्ले खरीदने में हमने 20 अपनी जेब से 30-40 हजार रुपये खर्चा करे। हम चाहते तो वैसे बंडल मंगा लेते, पर हम नहीं, वो नहीं बेचते हैं। हम खुद जाएंगे, हम एक एक बल्ला चेक करेंगे, उसका स्टॉक चेक करेंगे, पंच बाउंस सब चेक करेंगे, उसका हैंडल देखेंगे, शेप देखेंगे, वेट देखेंगे, फिर हम बल्ला ला के बेचते हैं। अब वो जो कस्टमर 30,000 15,000 रुपए का बल्ला मेरी दुकान से खरीद जाए, वो दूसरी दुकान से भी खरीद जाए, पर वही बल्ला सेम सेम प्राइस का, उसको कोई फर्क नहीं है। पर वो 15,000 में वो बल्ला कौन सा खरीद के ला रहा है, जो रिजेक्टेड बल्ला है, और हम कौन सा दे रहे हैं, सिलेक्टेड बल्ला दे रहे हैं। इसलिए महावीर स्पोर्ट्स पे कस्टमर ये पॉलिसी को रखकर शुरू से काम करते आ रहा है। हमने कभी भी किसी भी चीज में क्वालिटी कंट्रोल नहीं बिगाड़ा। यदि हम किसी जमाने में, आज भी हम जैसे उदाहरण के लिए कोई जब ट्रैक सूट बनवाते थे, तो हम उससे कहते थे तू इसमें नॉर्मल धागा मत लगा, कोट्स का धागा लगा, तेरी कास्टिंग 10 रुपए पड़ेगी, 5 रुपए पड़ेगी। तो चेन वाई के की बढ़ा तो तेरी कास्टिंग 10 रुपए पड़ेगी। पर जो हमारे से कस्टमर जो ट्रैक सूट ले गया, वो आज 10 साल 8 साल पहन लेता है। और जो दूसरा लोकल दिल्ली का बना हुआ होता है, जो इधर उधर की सिलाई होके बन जाता, वो ट्रैक सूट उनका 6 महीने नहीं चलता। जो कस्टमर खरीद के ले गया मेरे से साल भर पहले 2 साल, वो 4 कस्टमर को लेके आता है कि चलो महावीर को चलो, वर्ड ऑफ माउथ। मैंने 4 साल पहले खरीदा था, ये अभी तक देखो नहीं पड़ता। तो हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं करा, हमने सिर्फ यही करा कि जो लगने वाला रहा मटेरियल उसकी क्वालिटी पे ध्यान दिया, और मेकर को ये कहा कि तू इसमें ये अच्छा लगा तो ये चीज और अच्छी हो जाएगी। कोई चीज 100 की यदि 110 कर दो तो बहुत बढ़िया हो जाती है, और रोज उसी चीज को 100 के 90 कर दो तो घटिया हो जाती है। अब आदमी का 90 रुपए तो लग गया, हमने 90 की जगह 110 करा, सिर्फ हमने 10 ही रुपए तो लगाया, पर 10 रुपए से उसकी बढ़त कितनी बढ़ गई। इस पॉलिसी के तहत आज ट्रस्ट जमा रखा है कि कस्टमर कहता नहीं हमको कहीं नहीं खरीदना, हमको महावीर से खरीदना। तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट पहली प्रायोरिटी है, हमेशा से रही है, पहले दिन से अब तक। अगर क्वालिटी प्रोडक्ट इसीलिए रही है कि मेकर भी है ना, जो बनाने वाला, उसके बाद जैसा मांगने जाके वैसा दे देगा वो। तो हमारी तो यही शुरू से रही है कि क्वालिटी प्रोडक्ट बेचोगे तो कस्टमर खुद आएगा। और अंकल 4 शोरूम का स्टॉक मैंने देखा, आपका इतना कैपिटल स्टॉक में ही है, तो कैसे डिसाइड करते हो आपके कितना स्टॉक रखना है, क्या उसका प्राइसिंग होगा, और दोबारा रीस्टॉक कैसे करना है, कुछ बैड स्टॉक भी होगा, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंजेस हैं। फिर उसके बाद सर्कल, पेमेंट सर्कल भी, कि जिसने आपको ट्रस्ट करके सामान भेजा है, हमेशा टाइम पे पेमेंट भी आप हमेशा भेजते हैं। हाउ डू यू मैनेज कितना कुछ? बेसिकली क्या है कि मैंने स्पोर्ट, आपको फिर वर्ड शुरू से कहता जा रहा हूँ कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की सबसे अच्छी है बुराई है, बेचने जाओ बिकता नहीं, खरीदने जाओ मिलता नहीं। हमको स्टॉक इसलिए मेंटेन करके रखना पड़ता है, इतना यूज स्टॉक, कि पता नहीं कब क्या चल जाए, और जब चल जाए तो हमारे कस्टमर को सारा माल उस समय चाहिए। तो ये समझ के चलो कि एक 6 महीने 8 महीने का में जितना माल बिकता उतना स्टॉक लेके चलना पड़ता है हमारी इंडस्ट्री में। क्योंकि जब हम खरीदने जाते हैं तो जितनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, जो लोग हाथ से माल बनता है, वो उस टाइप पे नहीं मिलता है। अभी पिछले साल की सीजन की बात बताता हूँ, क्रिकेट का ऐसा बूम चला था कि हमारे पास कितने हजार क्रिकेट की किटें थी, वो पता ही नहीं चली कि कब। 31 मार्च में हमको जब हमने उतारी थी किटें,
तो हमको सब घबराहट पड़ रही थी कि माल कहाँ रखेंगे, कहाँ बेचेंगे, कैसे बिकेगा। और 1.5 महीने में ऐसा माल साफ हो गया कि कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए, हमारे पास माल नहीं। और पूरे एमपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, 5 स्टेट में हम सप्लाई करते हैं। 5 स्टेट के जिस व्यापारी ने जितना माल मांगा हमने दिया उसको। जितना क्रिकेट बैट मांगा उतना दिया, जितनी किटें मांगी सबको। जितना चाहिए, तेरे को 50 किट चाहिए ले, तेरे को 100 किट चाहिए ले। तो हमारी इंडस्ट्री में हमको माल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इतना स्टॉक। और जब माल स्टॉक रहेगा, जब फ्लो में माल जाएगा तो पेमेंट भी उसी हिसाब से आएगी। कभी कभी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि माल ना चला, रुक गया, तो हमारे जो मेकर है, हमसे जो जुड़े लोग, वो भी समझते हैं कि भाई भी थोड़ा सा डाउन से फाल है तो पेमेंट टाइम थोड़ी लेट हो रही है, चलेगी। और जब टाइम आएगा तो रेट मिल जाएगी। ये और अंकल कुछ प्राइस का आपने रखा है कि इसके नीचे मैं नहीं बेचूंगा, इतने मार्जिन? नहीं, हमारा प्राइस रीजनेबल एंड फिक्स्ड है। हम ओवर प्राइसेस नहीं लेते हैं और डाउनवर्ड भी नहीं बेचते हैं, एक रीजनेबल दाम पे। क्योंकि इतने ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, तो ये ओवरहेड एक्सपेंसेस निकालने के बाद हमारा रीजनेबल प्राइस जो होता है उस पर ही चलते हैं। तो अंकल एक मैसेज, जो बहुत सारे आजकल दुकानदार आ गए हैं और सर्वाइवल के लिए लोग अंडर प्राइसिंग में बहुत बेचते हैं, और मार्केट खराब करने के लिए भी कई लोग कि बस मेरी मोनोपोली हो, मैं सस्ते में बेचता हूँ, पर वो सक्सेसफुल हो नहीं रहा। सस्ता बेचना कोई आपका कैरेक्टर नहीं है, आपका कोई गुण नहीं है कि आप सस्ता बेच के अच्छा बेच पाओगे। अच्छा बेचो। जो सस्ता बेचेगा, जो इस सोच से व्यापार में आया है, वो खुद भी डूबेगा, उसका नाम भी डुबाएगा, प्रोडक्ट भी डुबोता है। सस्ता बेचना को पॉलिसी नहीं है, अच्छा बेचना पॉलिसी है। ये जो लोग सस्ता बेचते, मैं इनको जानता हूँ, कई लोगों को जानता हूँ कि आज आपको लुभाने के लिए सस्ता 4 आइटम बता देंगे, 2 आइटम बता देंगे। बस जो 4 आइटम 2 आइटम जैसे जो 5वें आइटम जो आपको बेवकूफ बनाएंगे। अभी मैं लेटेस्ट में एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, हम क्रिकेट किट बेच रहे थे एसजी की, हम बेच रहे थे एसजी की किट। हमारे पास प्रूफ उदाहरण है कि उस बंदे ने वायरल करी किट, तो 8 आइटम होती किट में, तो उसने 5 आइटम तो दे दी एसजी की, 3 आइटम दूसरी दे रहा है। वो सस्ता बेच रहा है। जब समझ में लोगों को हो गया यार ये तो चोर बेईमान है। जो सस्ता बेचेगा वो कहीं ना कहीं चोरी करेगा। बिगर चोरी करके कोई भी सस्ता नहीं दे सकता। ये जो आपने वर्ड पूछा कि कई लोग सोचते हैं कि मेरा नाम रहे, अच्छा आदमी अच्छे काम से नाम कमाता है, चोरी करके नाम नहीं कमाता। चोरी नहीं, पर वो सोचते हैं कि कस्टमर मेरे दरवाजे पे आया, इसको मैं जाने नहीं दूंगा, सस्ते नहीं निकालूंगा, सस्ता ही होगा पर ये मेरे से ही ले। नहीं, वो ऐसे सोचते हैं। कई मैंने, जैसे आपका एग्जाम्पल है, ऐसे ही और भी, जैसे अब मैंने टूरिंग करनी शुरू करी है तो मैं लोगों से बात करता हूँ, तो जो लोग को पता है कि इतने में ही बेचना है, क्योंकि बहुत सारे और खर्चे भी निकालने हैं, इतना रेंट भरते हैं लोग और इतनी स्टाफ का खर्चा निकालना है, टूरिंग का खर्चा निकालना है, तो वो कहते हैं हमारा फिक्स्ड है कि इतने परसेंट से नीचे हमने नहीं जा। नहीं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, कस्टमर अंदर मेरे शोरूम में आया, वो वापस ना जाए, चल जितने में है भाई तो ले। नहीं, 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 वो कब तक करेगा? उसके लिए क्या है, मैं बात बता रहा हूँ आपको, वो कस्टमर के साथ कस्टमर के ट्रस्ट को तोड़ रहा है, खुद की दुकानदारी बिगाड़ रहा है। मैं उदाहरण के देता हूँ कि भाई एक कस्टमर आया मेरे पास जिसको मैंने 20% डिस्काउंट दिया, उसके जस्ट बाद आया तो मैंने 25 दिया, उसके जस्ट बाद आया 30 दिया, उसके पहले आया उसको 15 दिया, किसी को 10 दिया। अब वो सब मिल गए आपस में, वो 4 कस्टमर मिल गए, 4 दोस्त, 4 आइटम खरीदना है, एक ही टाइप की, एक ही स्कूल में, एक ही बच्चों को, एक ही पेरेंट, 4 पेरेंट्स स्केटिंग खरीदना है। किसी को मैंने वो स्केट 850 में दिया, किसी को 800 में दिया, किसी को 750 में दिया। तो जिसको 750 में दिया वो तो कुछ नहीं बोलेगा, जिसको 850 में दिया वो आके छाती पर कहेगा, और वो 4 जनों के बीच में बोलेगा, क्यों भाई साहब आपने इनको 750 में दिया था, ये मेरे साथ वाले हैं, देखो इनको 750 में दिया, मेरे को 850 में क्यों दिया? अब क्या हुआ, आपकी दुकानदारी खराब हो गई कि अच्छी हुई? खराब हुई। क्या रेपुटेशन हुई मार्केट में? ट्रस्ट खत्म हो गया। अब अगली बार जिसने 750 में लिया वो भी नहीं आएगा। आप समझो, जिसका आपने भला करके कम में दिया, वो जिसको ज्यादा में दिया, वो 750 वाला ये सोचेगा कि यार इसने मेरे को अभी 750, हो सकता है किसी को 700 में दिया। और मेरी दुकान के महावीर स्पोर्ट से खरीद के 4 कस्टमर गए, चारों एक जगह है,
चारों ने पूछा कितने का लाया, बोले 850 का। तो कितना बड़ा ट्रस्ट हो गया। अगली बार वो अंधे बिना आग के बंद करके आ जाएंगे, सर ये माल दे दो, कितने पैसे देना, 850 रुपये दे भाई, जा तू तेरा। ये होता है। अंकल एज अ ब्रांड हमें कुछ मतलब कोशिश करते हैं हम, बट कुछ ऐसे नॉर्म्स आपको बाकी ब्रांड्स भी कहते हैं कि इससे नीचे पहले ही बता देते हैं कि इसके कम मार्जिन में नहीं बेचना, कि बहुत मुश्किल हो गया अभी कंट्रोल करना एज अ ब्रांड। नहीं नहीं आप तो ऑनेस्ट है पर नहीं, इसमें कंट्रोल करना इसलिए रह गया है, कंट्रोल अपन इसलिए कर पाते हैं कि आप ब्रांड के प्रेशर में उसको रेट को फिक्स मत करो। ओके। आप अपने हिसाब से उसके रेट फिक्स करो कि भाई मेरे को ब्रांड, ये ब्रांड इतने रुपए में चलाना है। आजकल सभी ब्रांड जो हैं, सभी के कंपटीशन आपस में इतने ज़्यादा है कि हर ब्रांड कोशिश करता है कि उसके खर्चे को निकालने के बाद वो कम से कम मार्जिन में अपना ब्रांड चला पाए। तो यदि आप नया ब्रांड इंट्रोड्यूस कर रहे हो, यदि करते हो, तो आपको कंपटीशन में तो जाना पड़ेगा। और रिटेलर आपके ब्रांड को कैसे चलाता है, ये आपको, आपका ब्रांड भी डिसाइड करेगा और रिटेलर भी डिसाइड करेगा। और कस्टमर जो आता है, कस्टमर को आपको फिर वही शब्द कहता हूँ कि यदि आपका प्रोडक्ट में दम है तो कस्टमर, पर सभी ब्रांड को ये करना चाहिए कि भाई फालतू कंपटीशन ना करें, एक एस्टेब्लिश फर्म से काम करें। मैं छोटे बड़े दुकानदार की तुलना नहीं करता हूँ, जो अच्छा काम करता हूँ उनके साथ काम करें। बहुत बड़ा दुकानदार है, बहुत बड़ा नाम है, पर वो खुद ईमानदारी से कुछ काम नहीं करता, उसके साथ मत करो। छोटा दुकानदार है, अच्छा काम कर रहा है, नाम से काम कर रहा है, उसके साथ काम करो। जैसे बड़ा ब्रांड प्रोडक्ट में होता है, ऐसे बड़ा ब्रांड शॉपकीपर भी होता है। महावीर स्पोर्ट्स अपने आप में भगवान की दया से, हमारे कस्टमरों को दुआओं से, कस्टमरों के आशीर्वाद से महावीर स्पोर्ट्स अपने आप बहुत ऊपर लेवल पर उस ब्रांड को बनाए रखने के लिए हम लोगों को आज भी बहुत मेहनत करना पड़ा। वाह अंकल, कितना परसेंट 10 में से आपको क्या लगता है कितना एक शॉपकीपर के हाथ में ब्रांड को चलाना या बिगाड़ना है? 10 में से आपके तरफ से कितने, नहीं, कितना आपके हाथ में है वो रेशियो आउट ऑफ 10? अच्छा ब्रांड बनाना या बिगाड़ना? अच्छा यदि प्रोडक्ट में दम है और दुकानदार के नाम में दम है, दुकानदार के काम में दम है, शब्द समझना, नाम और काम में दम है और प्रोडक्ट में दम है, तो सबका रेशो 33 देता है। 33 प्रोडक्ट खुद होता है अच्छा, 33 जो व्यक्ति उस पर मेहनत कर रहा है, उसको चलाने की कोशिश कर रहा है, 33% उसके दुकानदार का नाम भी होता है। भाई यदि महावीर स्पोर्ट्स पे कोई माल बिक रहा है और कोई नया ब्रांड है, तो दुकान कस्टमर सोचता नहीं है, गलत माल को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, और हम करते भी नहीं है। हम करते भी नहीं है, हमको ये लगता है कि भाई कोई कितना ही बड़ा नाम बना के आ जाए, ऊपर वो कह जाएगा प्रोडक्ट बेचो, और हमको खुद को अच्छा नहीं लगेगा तो हम नहीं बेचते। तो 33% प्रोडक्ट में भी दम होना चाहिए। पहले प्रोडक्ट तो होना ही चाहिए। अभी भाई आप जितना पैसा ले रहे हो, बर्थ दिखती है उसकी। सही बात। अंकल, एक दुकानदार आजकल के टाइम में आपको लगता है सबसे बड़ी गलती क्या करता है? सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं कि सक्सेसफुल नहीं हो पाते? ओवर कंपटीशन सबसे बड़ी बात है, फालतू कंपटीशन करते हैं। सेकेंडली, छोटे मुंह में डुप्लीकेसी चालू कर देते हैं, छोटे मुंह में डुप्लीकेसी चालू कर देते हैं। थर्डली, हर लोकल ब्रांड को चलाने की कोशिश करते हैं। इसके भी 3 रीजन मेन ही है। और तीनों, वो लोकल ब्रांड को इसलिए चलाते हैं कि उसमें मार्जिन ज़्यादा मिलता है। बड़ा ब्रांड का डुप्लीकेसी चालू कर देते हैं, तो इस वजह से बहुत नीचे उनका नाम और नीचे नाम पर अच्छे होगा। ग्रेट अंकल, जाते जाते कोई भी एक यंग इंसान जिसको धंधे में आना है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आना है और आपकी जैसी लेगेसी बनानी है, तो कुछ ऐसी 3 खास चीज़ें जो आपने अपने सफ़र में करी हैं और यही मैसेज उन नौजवान बिजनेस ओनर से बनना चाहते हैं, दुकानदार बनना चाहते हैं, मैं क्या 3 चीज़ें आपने मैं 3 चीज़ों का मैसेज दो? कुछ मैसेज उदाहरण के साथ दूंगा। जी प्लीज। सबसे पहली बात है कि पैसे की कदर करना चाहिए।
उसका उदाहरण दूंगा कि जब हम पे पैसा नहीं हुआ करता तो हम 6 रुपए बचाने के लिए ट्रेन में रिजर्वेशन ना करते हो भट्टे पे सो के जाते थे। अब बात समझ रहे हो, बाजार से खाना नहीं खाना इसलिए घर से 2 रोज का खाना बना के लेके जाते थे। तो वो होती थी ऑनेस्टली मेहनत। तो ऑनेस्टली मेहनत करना है सबसे बड़ी बात। हर आदमी को अपने पैसे की कद्र करना है। वर्क इज वर्शिप। अपने धंधे में की पूजा करना है तो आप सक्सेस हो जाओगे। ये 3 चीज बहुत आराम ये जगह पे। ग्रेट अनुभव। आई थिंक इस एपिसोड से बहुत सारे जो नौजवान काम करना चाहते हैं या जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच अपना लाइन देने के लिए थैंक यू और थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग एंड सपोर्ट। धन्यवाद।